जय भोलेनाथ, जय श्रीखंड महादेव। थाचुड़ू की सुबह हमारी बारिश के साथ हुई, जिसने हमारा साथ काली टॉप तक नहीं छोड़ा। इस 2 किलोमीटर के सफ़र को तय करने में हमें करीब 2 घंटे लगे। जय भोले। एकदम हसीन वादियों में आ चुके हैं। चारों तरफ वादियाँ ही वादियाँ। उस सामने पीछे मेरे दिख रहे हैं, इस पहाड़ को पूरे पार कर गए हैं। आज के सफ़र की सबसे चिंताजनक बात यह थी, पूरी सेफ्टी के साथ जाने पर भी बारिश का पानी बैग के अंदर जा चुका था और हमारे कपड़े गीले हो चुके थे। काली टॉप के पहाड़ से जैसे ही हम नीचे उतर के आएंगे तो हम अपने आप को भीमतलाई में ही पाएंगे। बारिश की वजह से भीमतलाई के आगे का रास्ता सारा फिसलन भरा हो गया था और बैग में रखा हुआ सामान भीगने की वजह से बैग और भी भारी हो गया था। काली टॉप के जिस पहाड़ से हम आसानी से नीचे उतर के आए थे, हमें पता नहीं था वापसी के दौरान ये चढ़ाई हमारे लिए सबसे भारी हो जाएगी। थाचुड़ू से भीमद्वारी तक के रास्ते में कहीं भी आपको पीने के पानी की तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह आपको बहते हुए झरने मिलेंगे जो आपका मन मोह लेंगे। प्रकृति को भी इतना नज़दीक से महसूस करने का मेरा भी ये पहला ही अनुभव था। तो जब भी इस प्रकार के नज़ारे हमारी नज़रों के सामने आते तो हम भी उनको अपनी नज़रों में आराम से कैद करते थे। दोस्तों, भले ही आपके पास रेन कोट हो, वाटरप्रूफ बैग हो, फिर भी आप एक छाता साथ लेके जाइएगा, क्योंकि हमें बारिश में भीगने पे उस छाते की सबसे बड़ी कमी महसूस हो रही थी। रास्ता बहुत ही पथरीला और बारिश की वजह से होया हुआ है गीला। हमें उस चोटी पे जाना है और इधर से हम आए हैं। वाकई में बहुत ही गजब नज़ारा है यहाँ का। गहरी गहरी खाइयाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़। थाचुड़ू से भीमद्वारी तक के रास्ते को हम जितना आसान समझ रहे थे, ये उतना भी आसान नहीं था, बल्कि ये तो ज़्यादा थकाने वाला रास्ता था। पहले एक पहाड़ पे चढ़िए, फिर नीचे उतरिए, फिर चढ़िए, फिर नीचे उतरिए। इस प्रकार से दूसरे दिन हमने 4 पहाड़ों को पार किया, तब जाके हमें भीमद्वारी के दर्शन हुए। दोस्तों, मेरा तो यही मानना है कि जब भी ऐसी यात्राओं पे जाएं तो एक समूह के साथ जाएं, ताकि यात्रा का आनंद ज़्यादा आ सके अपने को। इस घाटी की सुंदरता का कहीं कोई तोड़ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने इस घाटी को बड़ी ही फुर्सत के साथ बनाया है। भीमतलाई से कुंशा तक पहुंचने में हमें करीब 1 से 1.5 घंटा लगा। कुंशा पहुंचते पहुंचते फिर से बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए हमने वहीं पे एक टेंट में शरण ली और एक मैगी का लुत्फ़ उठाया। कुंशा की सुंदरता अद्भुत थी, उसको बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसी यात्राओं पे सभी अपने साथ कपूर लेके जाते हैं, लेकिन मेरा यही मानना है कि कपूर को ज़्यादा नहीं सूंघना चाहिए, क्योंकि अगर अब उसको अपन ज़्यादा सूंघेंगे तो अपने सर दर्द की दिक्कत हो सकती है। हम समतल क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति अचानक से इतनी ऊंचाई पे जाते हैं तो सर दर्द, भूख न लगना, जी मचलना, इस प्रकार की समस्याएं तो अपने आप ही हो जाती हैं। इसलिए अपने को लगातार पानी पीते रहना चाहिए, पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए शरीर में। दूर पहाड़ों से गिरते हुए झरने का शोर भी आपके कदमों को रुकने पे मजबूर कर देता है, और झरने का पानी इतना स्वच्छ, निर्मल, दूध की तरह सफ़ेद था। जल बहुत ही ठंडा था, ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर किसी ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी झरने का रूप लेके बह रहा हो। कुंशा से भीमद्वारी तक का पूरा रास्ता अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो हम किसी फूलों की घाटी में से गुजर रहे हैं और ये फूल हमारा स्वागत करने के लिए सर उठा के खड़े हुए हैं। और ये ऐसे ढलाने वाले रास्ते हैं जिनसे होके हमें भी गुजरना है। काफ़ी फिसलन भरा रास्ता हुआ है। दिन भर की थका देने वाली यात्रा के बाद कोहरे से ढका हुआ भीमद्वारी हमारी आंखों के सामने था। बिना पलक झपकाए कुछ देर तक हम ऐसे ही भीमद्वारी को देखते रहे।
इस स्थान की तुलना हम किसी और जगह से नहीं कर सकते, क्योंकि यह पृथ्वी पे किसी स्वर्ग से कम नहीं था और पता नहीं क्यों ये मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। आज भी हमने अपने लिए एक प्राइवेट टेंट ही बुक किया था। बारिश भी हो रही थी और ठंड ज़्यादा होने की वजह से जल्दी खाना खाया और अपने टेंट में सोने के लिए चले गए थे। प्लानिंग के मुताबिक आगे की यात्रा के लिए हम सुबह 4 बजे निकल गए थे। पार्वती बाग तक पहुंचने में हमें करीब 1.5 घंटा लगा। पार्वती बाग में बहुत सारे ब्रह्म कमल के फूल खिले हुए थे और साथ ही अनेक प्रकार के और भी फूल खिले हुए थे। बहुत सारे श्रद्धालु वहां से ब्रह्म कमल तोड़ तोड़ कर ऊपर भोलेनाथ पे चढ़ाने के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन मेरा मन नहीं मांगा प्रकृति के साथ इस प्रकार की छेड़छाड़ करने का। पार्वती बाग से नैन सरोवर तक पहुंचने में हमें करीब 1.5 घंटा लगा। नैन सरोवर, जो कि कथाओं के अनुसार माता पार्वती जी के आंसुओं के गिरने की वजह से बना हुआ है। नैन सरोवर ही पानी का आखिरी स्रोत है। इसके बाद में आपको श्रीखंड महादेव तक कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। 4 बजे के निकले हुए हैं और अभी टाइम 9 बजा है, यानी 5 घंटे हो गए हमें चलते हुए। ऐसी सीधी चढ़ाई पे चढ़ना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी हल्की सी अब महसूस होने लग गई है। सांसें उखड़ रही हैं, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। और ज्यों-ज्यों हम श्रीखंड महादेव के नज़दीक पहुंचते जा रहे थे, त्यों-त्यों हमारी कमज़ोरी भी बढ़ती जा रही थी। अब तो पैर उठाना भी थोड़ा थोड़ा मुश्किल सा होने लग गया था हमारे लिए। लगभग हम पहुंचने वाले हैं श्रीखंड। यहाँ से फिर 20-25 मिनट का रास्ता बता रहे हैं और सिंपल सी ना है। सामने बर्फ़ मुझे यहीं से दिख रही है, बस उसी ग्लेशियर को पार करना है और भोले जी के दर्शन हो जाने। और नीचे एकदम बर्फ़ जमी हुई है, लेकिन कोहरे की वजह से हम देख नहीं पाएंगे। यहाँ पे कोहरे का भी बड़ा अजीब हिसाब है। 2 मिनट के अंदर कोहरा होने में टाइम ही नहीं लगता। दोस्तों, नैन सरोवर के आगे का सारा रास्ता पथरीला और सीधी चढ़ाई वाला होता है। हरियाली यहाँ पे आके धीरे धीरे गुम हो जाती है। यह स्थान काफ़ी ऊंचा होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि आगे की यात्रा में बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे अपनी सांसों को कंट्रोल में करके आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। अब इस पहाड़ को पार करना पड़ेगा और उसके बाद में एक छोटा सा आधा किलोमीटर का ग्लेशियर है और उसके बाद में भोलेनाथ। एक सीधी दम तोड़ने वाली चढ़ाई के बाद हम भीम भाई स्थल पहुँचे। कहावतों के अनुसार यहीं से भीम स्वर्ग जाने के लिए रास्ते का निर्माण कर रहे थे। बड़े बड़े पत्थरों पे पांडुलिपि में बहुत कुछ उकेरा हुआ है, जो कि आज की जनरेशन के समझ के बाहर है। मैं श्रीखंड महादेव से मात्र 15 मिनट की दूरी पे हूँ। ये देखिए कैसा नज़ारा है यहाँ का। ग्लेशियर है। चारों तरफ ग्लेशियर ही ग्लेशियर था। पहली बार ग्लेशियर में चलने का लुत्फ़ उठा रहे थे हम। 2018 में 2019 के मुकाबले ना के बराबर बर्फ थी। आखिरकार जिस लम्हे की हम सिर्फ कल्पना किया करते थे, आज वो हकीकत बन के हमारी आंखों के सामने था। दूर से जो ही भोलेनाथ पे हमारी नज़रें पड़ी, मन प्रसन्न हो गया, सारी थकावट अपने आप दूर हो गई। 3 दिन की इस ट्रैक में कई बार मेरी हिम्मत ने मेरा साथ छोड़ा, लेकिन जिन साथियों के साथ मैं गया था उन्होंने मेरा मनोबल और मेरा साथ नहीं छोड़ा। और आज अपने साथियों की बदौलत ही मैं अपने आप को श्रीखंड महादेव जी के सामने पा रहा था और इस यात्रा को सफल बनाया मेरे साथियों ने। पूजा अर्चना करने के बाद में हम थोड़ी देर वहीं बैठे रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद में ही हमें ठंड का एहसास होने लग गया था। और पहाड़ों पे मौसम भी बहुत अचानक से ही बदलता है। जब हम यहाँ पहुँचे थे तब बहुत बढ़िया धूप खिली हुई थी, लेकिन अब हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। यात्रा का सबसे मुश्किल जो पार्ट होता है वो यही होता है वापस लौटना,
श्रीखंड महादेव जी के पास से वापस लौटने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या किया जाए, जाना भी मजबूरी थी। इसलिए महादेव जी से हाथ जोड़ के इजाज़त ली और बोझिल मन से वापस चल पड़े। हल्की हल्की बूंदाबांदी में ग्लेशियर पार करके जाना ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता था, इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया और चल पड़े। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। जल्द ही आपकी और मेरी एक नई यात्रा के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय। स्टे होम, सेफ होम।